Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इजी चैप्टर है जिसका नाम है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चैप्टर का अगर आप वेटेज देखेंगे तो बच्चों इस चैप्टर का वेटेज निकल के आता है 3 to 4 मार्क्स का, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि बच्चों ये लास्ट जो आया था, ये चैप्टर आपके सीएमए फाइनल लॉ के एग्जाम्स में आया था, ये आया था 2018 के अंदर। उसके बाद 2019 में ये नहीं आया, जून दिसंबर किसी भी एग्जाम में नहीं आया, 2020 के किसी भी एग्जाम में नहीं आया, 2021 के जून में इसका एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। उसके बाद 2021 के दिसंबर में ये नहीं आया, 2022 के जून में ये चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो उस अकॉर्डिंगली अगर मैं वेटेज निकालूं तो मैक्सिमम खींचकर 3 to 4 मार्क्स का बाई चांस ये चैप्टर आ सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम है और बहुत बहुत कम मार्क्स के हैं। बट फिर भी स्टूडेंट्स हम इसको बहुत ही डिटेल में कंप्लीटली पढ़ेंगे, पूरा इसमें स्टडी मॉड्यूल अपना कवर किया जाएगा, स्कैनर कवर किया जाएगा। आपको पता है हम लोगों के पढ़ने का स्टाइल क्या है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर में हम जितना पढ़ेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो स्कैनर सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, पर आपका मॉड्यूल कंप्लीटली कवर है बच्चों। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब एक इंट्रोडक्शन समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट, काफी सारा पार्ट इस चैप्टर का सिर्फ इस कहानी से बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये है बबीता जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग देखते हैं, तो ये है बबीता जी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मोहित बंसल सर, मतलब मैं। अब बबीता जी और मोहित बंसल सर के बीच की कुछ बातें, कुछ कॉन्वर्सेशन है जो आपको समझना है, उनकी बातचीत आपको समझनी है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए बबीता जी ने एक दिन पूछा, बोला मोहित सर, ये बैंक्स किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते? बबीता जी बोली कि मोहित सर, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो उस कंट्री के बैंक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कोई किसी भी देश के लिए उस देश के बैंक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते? तो मोहित सर बोले बबीता जी, देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है पैसा। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है पैसा, मनी। एंड वो मनी किसके पास में होना चाहिए? लोगों के पास में। अगर आपको देश बहुत अच्छे से चलाना है तो देश के लोगों के पास में खूब सारा पैसा होना चाहिए। अब उस पैसे को प्रिंट कौन करता है? वो आखिर पैसा आता कहां से है? पैसे को गवर्नमेंट पब्लिश करती है, प्रिंट करती है, इशू करती है, नोट छापती है। तो आरबीआई, गवर्नमेंट नोट छापता है, उन नोट को वो अलग अलग बैंक्स में सप्लाई करता है और वहां से बैंक्स पब्लिक तक पहुंचाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है कि देखिए आरबीआई मतलब गवर्नमेंट ने नोट्स पब्लिश किए,
और वो नोट्स बैंक्स के पास आए और वहां से पब्लिक के पास में पैसा पहुंचा। अब आप सोचिए, मैं बोल रहा हूं किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कंट्री की पब्लिक के पास में इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए। और पब्लिक के पास आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है? बैंक के थ्रू आ रहा है। और बैंक के पास में पैसा कहां से आ रहा है? आरबीआई गवर्नमेंट जिसने पैसा एस्टेब्लिश पब्लिश किया, इशू किया, प्रिंट किया, छापा, उसने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने पब्लिक तक पैसा दिया। और जब पब्लिक के हाथ में मनी सप्लाई आई, पैसा आया, तो उन्होंने इस इकोनॉमी को, इस देश की इकोनॉमी को चलना स्टार्ट। तो बबीता जी को समझ में आया कि आखिर किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री के बैंक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि बैंक्स के थ्रू ही पब्लिक के हाथों में पैसा जाता है, और जब पब्लिक के हाथ में पैसा जाता है तो फिर पब्लिक उस काम को आगे, उस देश की इकोनॉमी को आगे मूव करती। चलिए, अब फिर बबीता जी बोले ठीक है मोहित सर, आपकी ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बैंक्स जो हैं, इनका जो बिजनेस होता है, आखिर ये बिजनेस चलता कैसे है? बैंक्स का बिजनेस कैसे काम करता है? तो मोहित सर बोल रहे हैं, बोला बड़ा सिंपल है। देखिए, बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जो पब्लिक है वो अपना पैसा डिपॉजिट करती है बैंक्स के पास, और बैंक्स उसका इंटरेस्ट देते हैं पब्लिक को। हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बैंक्स उस पैसे को जरूरतमंद लोगों को लोन पर देती है, एडवांस पर देती है, और वहां से इंटरेस्ट कमाती है, और पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाता है। तो इससे बैंक का धंधा चलता है, इससे बैंक का बिजनेस चलता है। इसके अलावा जो पैसा पब्लिक ने बैंक के पास डिपॉजिट किया, उसका कुछ पैसा तो लोन की तरह दे दिया गया, उसका कुछ पैसा एडवांस की तरह दे दिया गया, और वहां से इंटरेस्ट कमाया जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ रहा है। उसके अलावा भी स्टूडेंट्स, बैंक के पास में जो अभी डिपॉजिट का अमाउंट बच गया, पैसा बच गया, उसमें से कुछ पैसा बैंक किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। मान लो रिलायंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, टाटा का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरह से बैंक का बिजनेस चलता है। देखिए बबीता जी, बैंक लोन एंड एडवांस देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये बैंक का बिजनेस होता है। बैंक्स पब्लिक का पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, पब्लिक को इंटरेस्ट पे करते हैं, बट जो पैसा पब्लिक से आया है उसको वो काफी सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं, बाकी और वहां से बहुत सारा कुछ कमाते हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत पब्लिक को उनके इंटरेस्ट के तौर पर पे कर देते हैं। तो इस तरह से बैंक्स का बिजनेस चलता है। तो बबीता जी को दो बात समझ में आ गई कि बैंक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंट्री के लिए, एंड सेकंड थिंग उनको ये भी समझ में आ गया कि आखिर बैंक्स का बिजनेस कैसे रन कर रहा है, बैंक्स का बिजनेस कैसे काम कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है, बबीता जी पूछती हैं, बोले मोहित सर ये बताइए, ये जो बैंक्स पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आखिर ये डिपॉजिट कितनी टाइप का होता है? बोला बहुत सारी टाइप का डिपॉजिट होता है। देखिए, एक डिपॉजिट तो वो होता है जिसमें पब्लिक ने, देखिए मैं समझा देता कि पब्लिक ने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, और पब्लिक जब चाहे तब उस पैसे को विथड्रॉ भी कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक के ऊपर लिमिट है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने अगर आज बैंक में पैसा जमा कराया तो इतने टाइम तक उसे जमा रखना ही पड़ेगा, वो डिपॉजिट रखना पड़ेगा, वो निकाल नहीं सकती, ऐसा नहीं। पब्लिक ने जब पैसा जमा कराया, उसके बाद में वो जब विड्रॉ करना चाहे कर सकती। ये भी डिपॉजिट होता है। बैंक इस तरह के भी डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं, उसको करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में उसको कासा बोलते हैं। और एक ऐसा डिपॉजिट भी होता है जहां पर पब्लिक ने बैंक के पास पैसा जमा कराया, तो वो पैसा फिक्स्ड टाइम तक बैंक के पास रहना चाहिए, पब्लिक उसको विड्रॉ ना करे।
उसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी बोला जाता है, FD/RD शॉर्ट में बोलते हैं। उसे पर्टिकुलर टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज पेनल्टी। अब आप सोचिए बच्चों कि बैंक ने तो पब्लिक को दोनों तरह के डिपॉजिट की परमिशन दे दी। बैंक ने बोला आप चाहो तो आप मेरे पास में इस तरह से भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो कि जब चाहो विड्रॉ कर लेना, और बैंक ने यह भी बोल दिया कि आप मेरे पास में ऐसे भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो कि फिक्स टाइम तक रहेगा, आप उससे पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है स्टूडेंट्स कि सोचो वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, कासा जो डिपॉजिट है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जिसमें कोई टाइम की लिमिट बाउंडेशन नहीं है, पब्लिक जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकती है। सोचिए उस केस में बैंक के पास में पैसा कम टाइम के लिए रहेगा क्योंकि लोग विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पर बैंक कम इंटरेस्ट पे करता है। जबकि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया या रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, उस पे बैंक इंटरेस्ट ज्यादा पे। तो यहां, और ये सब चीजें स्टूडेंट्स यहां पर एकदम क्लियरली लिखी हुई हैं। तो यहां तक अभी तक बबीता जी को तीन बातें समझ में आई। पहला, बैंक जो है आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए, बैंक्स का बिजनेस कैसे चलता है, और उसके अलावा बैंक्स कितने टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। फिर बबीता जी ने बोला मोहित सर सोचिए, सपोज कीजिए कि पब्लिक ने अपना पैसा बैंक को डिपॉजिट कराया, और सोचिए कासा अकाउंट है, या तो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इनमें से कोई एक। तो पब्लिक ने बैंक को पैसा जमा करा दिया। अब पब्लिक के पास ऑप्शन है जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। सोचिए पब्लिक आ गई बैंक में विड्रॉ करने के लिए, और बैंक के पास में उस वक्त पैसा हुआ ही नहीं, तो पब्लिक ने पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। सपोज कीजिए आज बहुत सारी पब्लिक आ गई अपना पैसा विड्रॉ करने, और बैंक के पास में पैसा है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए जब पब्लिक बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट कराती है, जब पब्लिक बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट कराती है, तो मान लो कि 100 करोड़ रुपया बैंक के पास में डिपॉजिट हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि वो 100 करोड़ का 100 करोड़ बैंक के पास में पैसा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको बैंक लोन की तरह दे सकता है या एडवांस की तरह दे सकता है, ऐसा नहीं। बैंक को उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे निकाल के रखना पड़ता है। इसमें से एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नाम से समझो लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा बैंक खुद अपने पास में रिजर्व करके रखता है। ये कितना होता है, ये RBI डिसाइड करता है कितना होगा। मोस्टली ये 18%, 20%, 22%, अच्छी खासी रेट होती है। ये क्यों बैंक अपने पास में पैसा डिपॉजिट करके रखता है, जिससे कल को अगर पब्लिक पैसा विड्रॉ करने के लिए आई तो, और बैंक के पास में पैसा नहीं है, तो रिजर्व में पैसा रहेगा। पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि भैया हमने तुम्हारे पास में पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है, तुमने हमें हमारा विड्रॉ क्यों नहीं करने दे रहे, तुम्हारे पास में पैसा क्यों नहीं है। बैंक ऐसे लाल बनाकर रखता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इससे कितना होगा, ये कितनी परसेंटेज रेट पे होगा, वो RBI डिसाइड करता है। और ये क्यों बनाया जाता है, जिससे कल को पब्लिक पैसा विड्रॉ करने के लिए आई है तो उसको उसका पैसा मिल जाए, वो खाली हाथ वापस ना जाए। तो एक तो ये समझ में आया। दूसरा, एक और क्या होता है, एक दूसरा डिपॉजिट भी होता है, एक दूसरा रिजर्व भी होता है, उसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये पैसा बैंक RBI के पास में रखता है और इस पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। SLR जो बैंक ने अपने पास में रखा है उस पे इंटरेस्ट मिलता है, इस CRR पे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये क्यों बनाया जाता है? ये RBI के पास में पैसा डिपॉजिट करा जाता है, जो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है जो बैंक के पास में आया उसमें से रखा जा रहा है। मतलब मान लो 100 करोड़ आया, मान लो उसमें से 20 करोड़ तो SLR की तरह रख दिया और 4 करोड़ CRR की तरह रख दिया, है ना, या 5 करोड़ रख दिया।
तो 25 करोड़ तो रिजर्व में रह गया। अब बैंक के पास में सिर्फ 75 करोड़ है जिसे वो लोन या एडवांस की तरह दे सकती है। एसएलआर क्यों बनाया गया? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसलिए बनाया गया जिससे कल को अगर पब्लिक पैसा विड्रॉ करने आए तो उनको कमी ना पड़ जाए, और ये बैंक के पास में खुद डिपॉजिटेड है। जबकि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में डिपॉजिट। ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है मार्केट में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। बोला सर इसका कैसे, क्या मतलब हुआ? देखिए समझा देते हैं। सपोज कीजिए मार्केट में, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, मार्केट में लोगों के हाथ में जितना ज्यादा पैसा होगा, मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट में लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पैसा है लोगों के पास में, लोग महंगी चीजें खरीदने के लिए कैपेबल हैं। अगर मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन महंगाई घटेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे। 2008 के अंदर जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने खूब सारा पैसा खुद ने प्रिंट कर दिया, छाप दिया और लोगों को दे दिया। उसका नतीजा ये निकला कि जिम्बाब्वे के अंदर एक ब्रेड का पैकेट 3 से 4 करोड़ रुपए का मिलता था। दोबारा सुनिए, ब्रेड, एक सिंगल ब्रेड का पैकेट 3 से 4 करोड़ रुपए का मिलता था। न्यूज़पेपर, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा लोग ऐसे नोटों की गड्डियां लेकर जा रहे हैं ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा, मनी सप्लाई सबके पास में ज्यादा है, सबके पास में पैसा ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। सेम उसी तरीके से बच्चों ये समझ लो पहले आप, अगर मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और महंगाई बढ़ेगी। क्लियर है? अब मैं आपको समझा रहा हूं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई के पास में पैसा रखता है, बैंक रखता है, जो उसके पास डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास में सीआरआर की तरह रखा जाता है, जिस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, और वो मार्केट में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में महंगाई ज्यादा हो रही है तो वो सीआरआर को बढ़ा देता है। कैसे? सपोज कर, सोचो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। अब आरबीआई चाहता है कि यार मार्केट में महंगाई ज्यादा है, कम हो जाए। तो कम हो जाए तो क्या करो? सीआरआर को बढ़ा दो। सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा? बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसका वो कुछ परसेंटेज सीआरआर की तरह अपने पास में रिजर्व में रखेगा। मतलब वो पहले जितना लोन दे पा रहा था बैंक, सपोज करो बैंक पहले 100 करोड़ का लोन दे पा रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो अब बैंक सिर्फ 95 करोड़ का लोन दे पा रहा है। समझ लो, एक बैंक 95 का दे पा रहा है, कितने सारे बैंक। अब उससे हुआ क्या? मार्केट में मनी सप्लाई कम हुई तो मार्केट में महंगाई कम हुई। और उल्टा कर लो, सपोज करो मार्केट में मनी सप्लाई कम है और इन्फ्लेशन, महंगाई कम है, आरबीआई को लगता है थोड़ा होना चाहिए तो वो सीआरआर को कम कर देगा। उससे क्या होगा? अब बैंक को कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और ज्यादा वो लोन दे सकते हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो बच्चों अभी तक हमने बबीता और मोहित सर की मेरी बातचीत में क्या समझ में आया कि एक देश के लिए बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हमने देख लिया कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं, बैंक किस तरीके से काम करते हैं, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो आखिर क्यों बनाया जाता है, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए बबीता जी का एक क्वेश्चन और आता है, वो ये पूछते हैं मोहित सर ये बैंक्स कितने टाइप के होते हैं? अरे बैंक्स बहुत सारे टाइप के, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कुछ एरियाज के पर्टिकुलर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स, अदर प्राइवेट, बहुत सारी तरह के बैंक्स होते हैं। तो बबीता जी बोली ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन बैंक्स का नाम लिखा हुआ होता है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक्स बोला जाता है, और ये लिस्ट फिक्स नहीं होती, ये लिस्ट चेंज होती है। इसीलिए शेड्यूल्ड बैंक किसको बोला जाता है? जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम आ रहा है। क्वेश्चन ये आता है
कि बबीता जी ने बोला, बोलो मोहित सर ये बैंक्स के रिगार्डिंग में रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है, अंडर एंट्री 85 ऑफ यूनियन लिस्ट। मतलब पूरे देश में बैंक के लिए जब रूल्स बनते तो वो पूरे देश के बैंक्स के लिए बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो मैंने आपको बताया ये आपके मॉड्यूल का पार्ट है और यहां तक आपने ये सब कुछ पूरा सब कुछ पढ़ लिया अभी तक। ये कहानी जो मैंने आपको समझाई, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब बात ये आती है कि बैंक्स की कुछ हिस्ट्री पढ़ लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो कि बैंक्स इंडिया के अंदर बहुत पुराने टाइम से ओपन हो गए थे, 18th सेंचुरी से ओपन हो गए थे। इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक जो ओपन हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से ओपन हुआ था 1770 1770 में। उसके बाद में फिर और बैंक्स आए। अगर आज प्रेजेंट में बात करें तो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज हम जिस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एसबीआई के नाम से जानते हैं, वो बैंक हमेशा से एसबीआई के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि उसका बहुत बार नाम चेंज हुआ है। सबसे पहले ओपन हुआ था ये बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से 1806 में। फिर 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। एक्चुअली में क्या था कि 3 जगह की प्रेसिडेंसीज जो थी वो इसको फंड दे रही थी, पैसा दे रही। तो उन तीनों ने मिलकर, सबसे पहले तो बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना गया, 1806 में उसको बैंक ऑफ कैलकाटा बोलते थे। फिर 1809 में उसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। फिर इसको 3 प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट जो थी वो फंड कर रही थी, तो वो तीनों 1921 के अंदर मर्ज हो गए। 1921 में मर्ज हो गए, उन्हें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। और 1955 के अंदर उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिला है वो 1955 में मिला है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, बट आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा और पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1806 में ओपन हुआ था, काफी बार नाम चेंज हुआ। एक्चुअली में वो 3 अलग अलग बैंक थे जो मिलकर साथ में काम कर रहे थे, फिर वो मर्ज हो गए एक दूसरे में। 1921 के अंदर उन्हें इंपीरियल बैंक्स बोला गया और 1955 में उन्होंने आरबीआई एक्ट के अंदर अपना नाम एसबीआई कर दिया। तो यहां तक की बात बच्चों आपको अभी तक समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं, इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाता है। ये बात कहां लिखी हुई है? यूनियन लिस्ट ऑफ एंट्री 85। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 3 लिस्ट चलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 8th क्लास के पार्ट पढ़ा रहा हूं। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बैंक्स के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे बन रहा है, मतलब पूरे देश के बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है चीज। और ये लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। बच्चों इसमें यहां से आप चाहें तो यहां तक छोड़ सकते हैं, इतना कोई खास नहीं, बस इतना याद रखना है ये 1 मार्क का क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली जो बैंक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे बनता है। ये बात यूनियन लिस्ट की एंटी 85 में लिखी है। ये बात दोबारा से यहाँ पर रिपीटेड है, दोबारा से रिपीटेड है। चलते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही। अब बच्चों नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पहले कभी बहुत पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बात यह है कि कोई भी अगर बैंक है तो वो अपना बैंक वाला बिजनेस तो कर ही रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एडवांस देना, ये तो वो कर ही रहा है। इसके अलावा वो और क्या क्या बिजनेस कर सकता है? और भी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि बैंक
बैंकिंग बिजनेस जो उसका मेन बिजनेस है उसके अलावा कर सकता है। जैसे वो किसी गवर्नमेंट के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए एजेंट का तरह काम कर सकता है, या वो इंश्योरेंस वाला काम कर सकता है, गारंटी देने वाला काम होता ही है ना, गारंटी वाला काम तो होता है। आज एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि मुझे कहीं से लोन चाहिए और मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं उस बैंक से राइटिंग में गारंटी लेकर आ जाता हूँ, बैंक गारंटी। बैंक लिख कर देता है कि इसका मेरे पास अकाउंट है, कल को ये तुम्हारा पैसा तुम्हें रीपे नहीं करता है तो इसके अकाउंट से मैं विड्रॉ करके दे दूंगा। तो बैंक्स ये सब काम भी कर सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के अलावा, एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, अंडर राइटिंग का काम कर सकते हैं, कोई गारंटी या इंडेमनिटी बिजनेस जो मैंने अभी समझाया उसका काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को सेल करने का काम कर सकते हैं। ये हम सार्फेसी एक्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आएगा कि सपोज कीजिए किसी बैंक ने लोन दिया है ना, और वो बैंक का पैसा अब वो सामने वाला वापस नहीं करता, तो बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसकी नीलामी करवा दी। ये काम भी करते हैं, है ना। आपके सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की तरह, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह भी काम करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये चीज है, ट्रस्ट की तरह काम करना, एग्जीक्यूटर की तरह काम करना। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 6 हमारा ये बोलता है, सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बोलता है कि कोई भी बैंक अपने मेन बैंकिंग बिजनेस के अलावा अदर बिजनेस भी कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट का एजेंट बन सकता है, या इंश्योरेंस का काम कर सकता है, या गारंटी इंडेमनिटी का काम कर सकता है, या प्रॉपर्टी को सेल या रियलाइज करने का काम कर सकता है, होल्ड करने का काम कर सकता है, ट्रस्ट के फेवर में काम कर सकता है। इन चीजों के लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक अपना पढ़ा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक स्कैनर से प्रीवियस ईयर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आया। जो हमारी तीसरे नंबर की क्लास होगी इस चैप्टर की, उनमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हम स्कैनर साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, और हमारा लेटेस्ट स्कैनर। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, एक और चीज, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास में तो हमारे नोट्स और बुक्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को सोशल मीडिया पर देख रहा है और अगर वो हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी क्लासेस को आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल, इंडिया के अंदर सबसे कम फीस हमारी है। उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, साथ में स्कैनर सॉल्व होता है, प्लस इस एमसीक्यूज नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी मिलती हैं। नोट्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हैं आप, और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको मिलते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, एमसीक्यू क्लासेस एंड नोट्स, कंप्लीट सिलेबस प्लस स्कैनर सॉल्व होता है। तो ये कंप्लीट पैकेज मिलता है। आप जब क्लास लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, अब आपका टॉपिक आता है लिमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, सेक्शन 15। ये सेक्शन, ये टॉपिक बोलता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती। कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती अगर अगर उसके जितने भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं अभी तक वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं हुए।
मतलब उन एक्सपेंसेस को अभी तक पे ऑफ नहीं किया गया है, तो वो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए एक बैंकिंग कंपनी है HDFC, और HDFC के अभी कुछ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है। सर ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है भैया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या कोई ब्रोकरेज जो कि बैंकिंग कंपनी किसी और को पे करेगी, अभी करा नहीं है अभी तक, कमीशन जो कि पे करना है, ऐसा होता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि बैंकिंग कंपनी सपोज कीजिए शेयर्स इशू कर रही है, और कोई बंदा आया उस बैंक के पास में, बोला देखिए बैंक आप शेयर्स इशू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, तो फिर एक काम कीजिए, मेरे पास में कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों से बोलकर आपकी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स परचेज करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे कमीशन लूंगा, और बैंक उसको कमीशन पे करेगी। मैंने बताया था कितना पे करेगी, 2.5%, 2.5% का पेमेंट करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो मैं बोल रहा हूं अगर कोई बैंकिंग कंपनी जिसके ऊपर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उनका अभी तक उसने राइट ऑफ नहीं किया है, या फिर बैंकिंग कंपनी जिसने अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन जिसका उसे पेमेंट करना है पर अगर अभी तक नहीं किया है, तो फिर उस केस में, तो फिर उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स वो बैंकिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती। सपोज कीजिए कि HDFC जो बैंकिंग कंपनी है अभी तक उसने राइट ऑफ नहीं करे अपने एक्सपेंसेस, क्या ये डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है? जी नहीं। सपोज कीजिए SBI बैंकिंग कंपनी उसने अपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, क्या वो पेमेंट कर सकती है? जी हाँ, वो डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है। लेकिन वो बैंकिंग कंपनी जिसने अभी तक अपने कैपिटल एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं किया, वो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मुझे ये सेक्शन 15 समझ में आ गया सर। आप सेक्शन 15 के अंदर सर मुझको ये पढ़ाना चाहते हो कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट देना चाहती है तो दे सकती है, अगर उसने अपनी कैपिटल एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, पर अगर नहीं करा तो नहीं दे सकती। लेकिन सर मेरे को एक बात बताओ, सर क्या कोई एक्सेप्शन है, सर क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर बैंकिंग कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंसेस को अभी तक राइट ऑफ नहीं किया लेकिन फिर भी वो डिविडेंड का पेमेंट देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को? क्या सर ऐसे एक्सेप्शंस हैं क्या? जी हाँ है, जी हाँ है। सर वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, बट उसका मेन पॉइंट है कि RBI की प्रायर अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी, बट एक्सेप्शन मैं आपको अभी समझा। अब देखिए वो एक्सेप्शंस, सबसे पहली बात देखिए बच्चे, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। पहला एक्सेप्शन, सपोज कीजिए कि एक बैंकिंग कंपनी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरे एक एक शब्द को, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम से, बट फिर भी बहुत ध्यान से सुनो। बैंकिंग कंपनी ने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब अप्रूव्ड शेयर्स डिवेंचर, क्या होता है बच्चों? सिक्योरिटीज बहुत सारी तरह की होती है। अब आपको पता है सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, डेरिवेटिव्स, और बच्चे एक तरह से ये सट्टा बोला जाता है ना, स्टॉक मार्केट सट्टा ही बोला जाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन पे चलता है, उम्मीदों पर चलता है, ये हम आगे का फ्यूचर सोच कर चलते हैं, कभी हम प्रॉफिट कमाते हैं कभी लॉस कमाते हैं बच्चे। अब क्या होता है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे बैंक्स है, वो अपने अपने शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और उनकी प्राइस बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। पर पता है RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ना उनमें से कुछ कंपनीज को चुन लेता है, जो कंपनीज पुरानी हो गई है, जो कंपनीज बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रही हैं, जिन कंपनीज में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती, इतने ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते उनके शेयर्स,
इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आता उनके शेयर्स में कि एकदम से शेयर प्राइस बढ़ गई, एकदम से शेयर प्राइस घट गई। जिन कंपनीज के शेयर्स में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, वॉलेटाइल नहीं है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट उनका नाम लिस्ट में डाल देती है, उन्हें अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि अगर किसी बैंकिंग कंपनी ने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? लेकिन उस डेप्रिसिएशन को अभी तक उस बैंकिंग कंपनी ने एक्चुअली में कैपिटलाइज नहीं किया है, इवन लॉस के लिए भी कैपिटलाइज नहीं किया है, तो वो बैंकिंग कंपनी डेप्रिसिएशन दे सकती है। पहला एक्सेप्शन देखो, यहाँ पर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं किया, फिर भी दिया जाए। दूसरा, अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और डेप्रिसिएशन जो है उसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, लेकिन ऑडिटर से अप्रूवल ली हुई है। ऑडिटर ने ये बोल दिया है कि अभी तक ये जो अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, जिनमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिनके अंदर डेप्रिसिएशन बन रहा है, अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया है, बट करेंगे, हमने प्रोविजन बना दिया है, हम करेंगे राइट ऑफ, अभी नहीं किया, तो भी वो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। या फिर मान के चलिए बैंकिंग कंपनी के बैड डेट से ऑडिटर ने बोला है कि हम इसे राइट ऑफ करेंगे, अभी हमने नहीं किया है, तो भी वो दे सकती है। बेसिकली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करना चाहती है, जरूरी है उसने कैपिटल एक्सपेंसेस को अपने राइट ऑफ कर दिया हो, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। अगर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं किया, कोई बात नहीं, डिविडेंड दे सकते हैं। अदर देन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं किया, बट ऑडिटर से प्रोविजन है, ऑडिटर ने बोला है हम राइट ऑफ करेंगे फ्यूचर। या बेड डेट्स है, उसको राइट ऑफ नहीं किया, बट ऑडिटर ने बोला है कि हम करेंगे। बेसिकली बात ये है, देखिए लास्ट पॉइंट में समराइज कर दिया सब कुछ को, कि अगर कोई भी बैंक डिविडेंड का पेमेंट करना चाहता है तो जरूरी है कि आरबीआई की अप्रूवल ले ली गई हो। और आरबीआई अप्रूवल कब देगा? जब वो देखेगा कि ऑडिटर ने प्रोविजन बना दिया कि नहीं बनाया। तो बच्चों यहां पे हम लोगों का सेक्शन 15 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखिए अभी तक हमने जो क्लास पढ़ी, अभी तक हमने अपनी इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मैंने आपको बोला उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, स्कैनर में आपको देखने को नहीं मिले, इसीलिए हमने टॉपिक के साथ में सॉल्व नहीं किया। लेकिन अब यहां से हम जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, अब हम जो टॉपिक्स यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से स्टार्ट। अभी तक हमने इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया है। इवन 2013 से भी लेकर चलोगे ना, हालांकि जून 2017 से पढ़ना है हमको, क्योंकि कोर्स चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हो गया था, लेकिन अगर आप 2013 से लेकर भी चलोगे, अब तक जो टॉपिक्स पढ़े उनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अब यहां से हम जो पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए हम हाथ की याद स्कैनर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये देखिए स्कैनर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। बच्चों ये इस छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बच्चों मैं इस टॉपिक को आपको एक कहानी से पढ़ाना चाहूंगा। आपको कहानी सुनिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी कहानी, आपको सब समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ये है नोबिता और बच्चों ये है डोरेमोन। इन दोनों की बातें सुनिए। एक दिन की बात है, नोबिता ने डोरेमोन से पूछा, बोले डोरेमोन, बैंकिंग कंपनी, हर बैंकिंग कंपनी को कितना अमाउंट अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर। नोबिता बोला डोरेमोन से कि यार देखो डोरेमोन, मेरे को ये पता है कि चाहे से बैंकिंग कंपनी है, चाहे से कोई भी कंपनी है, वो कंपनी, और बैंकिंग कंपनी के लिए तो कंपलसरी है कि उस कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, उतना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आज बैंकिंग कंपनी के पास में आज पैसा है,
आज प्रॉफिट है, सपोज करो फ्यूचर में उसके पास में उतना पैसा नहीं है, तो फिर वो बैंकिंग कंपनी तो इंसॉल्वेंट, दिवालिया होने की कगार पे आ जाएगी, उस वक्त उसके रिजर्व में पैसा पड़ा रहेगा। तो इसीलिए हर बैंकिंग कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर करती है। कितना, ये पूछा नोबिता ने डोरेमोन से। तो डोरेमोन बोला कि उस साल का, उस ईयर का जितना प्रॉफिट है उसका कम से कम 20% ट्रांसफर करना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, ये टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चों। देखिए, तो नोबिता ने पूछा कितना ट्रांसफर करना पड़ता है, बोला उस जो जिस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर का जितना प्रॉफिट है उसका कम से कम 20%। नोबिता बोला ठीक है डोरेमोन, मैं समझ गया तुम्हारी बात को कि हर बैंकिंग कंपनी को, जो कि नॉन शेड्यूल्स बैंक्स होते हैं, उनको अपने उस साल के प्रॉफिट का कम से कम 20% अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। पर डोरेमोन ये बताओ, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर उस बैंकिंग कंपनी को एग्जम्पशन मिल जाए, जहां पर उस बैंकिंग कंपनी को 20% अमाउंट रिजर्व में ना ट्रांसफर करना पड़े, कम करना पड़े? है क्या कोई ऐसी एग्जम्पशन, है क्या कोई ऐसी सिचुएशन? डोरेमोन बोला हाँ नोबिता है। वैसे तो हर बैंकिंग कंपनी को अपने उस ईयर के प्रॉफिट का कम से कम 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बैंकिंग कंपनी को ये 20% वाली लिमिट को एग्जेम्प्ट करवा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है, कि उस बैंकिंग कंपनी के रिजर्व फंड में, ध्यान से सुनना, लेकिन कब करवाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इस 20% की लिमिट को एग्जेम्प्ट कर सकती है, बोल सकती है कि इस वाली बैंकिंग कंपनी को 20% नहीं, 15%, 10%, 5%, 2%, 12%, 11% इतना ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सी सिचुएशन होगी, किस बैंकिंग कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? उस बैंकिंग कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बैंकिंग कंपनी के रिजर्व फंड के अंदर, जिस बैंकिंग कंपनी के रिजर्व फंड के अंदर कम से कम उतना पैसा हो जो कि उस बैंकिंग कंपनी की पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा है। अगर उस बैंकिंग कंपनी के रिजर्व फंड के अंदर ऑलरेडी पहले से कितना पैसा है, उस बैंकिंग कंपनी की पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा पैसा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंकिंग कंपनी को 20% वाली लिमिट एग्जेम्प्ट करके कुछ और कम वाली लिमिट दे सकती है। बट कब देगी? ये शर्त है, ये जरूरी है, जब उस बैंकिंग कंपनी के रिजर्व फंड के अंदर ऑलरेडी कम से कम इतना पैसा हो कि वो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा। ठीक है सर, मैं समझ गया कि हर बैंकिंग कंपनी को कम से कम उस साल के प्रॉफिट का 20% जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को एग्जेम्प्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ उस बैंकिंग कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट कर सकती है जिसके रिजर्व फंड के अंदर ऑलरेडी इतना पैसा है जो उसकी पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा है। लेकिन सर एक बात है, इस वाले केस में सर, जब हम रिजर्व फंड के अंदर ये पैसा देखेंगे कि वो पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा है, तो सर सिर्फ रिजर्व फंड वाला पैसा लेके चलेंगे या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको भी हम टोटल करेंगे, उसको भी टोटल। स्टूडेंट बोला, और नोबिता डोरेमोन से बोला डोरेमोन तुमने बहुत बढ़िया समझाया, मेरे को समझ में आ गया। अगर हर बैंकिंग कंपनी को अपने उस साल के प्रॉफिट का कम से कम 20% अपने रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन इस 20% वाली लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम कर सकता है, कुछ लोअर लिमिट दे सकता है, लेकिन सिर्फ उसी बैंकिंग कंपनी के लिए जिसके रिजर्व फंड के अंदर कम से कम उतना पैसा पड़ा है जो उसकी पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा है। और हम रिजर्व फंड के अंदर ये जो पैसा देखेंगे उसमें रिजर्व फंड प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दोनों का पैसा जोड़कर इंक्लूड करके देखेंगे। आ गई बात समझ में? पर डोरेमोन, ये जो तुमने मुझे लिमिट बताई,
ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बहुत ध्यान से नाम सुन लेना बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। शेड्यूल्ड, मैंने बताया था आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकंड शेड्यूल में जिन बैंक्स का नाम आता है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर लिमिट कुछ अलग है, ये अदर देन शेड्यूल्ड बैंक्स है। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है ये उनकी लिमिट बताई है अभी तक। ये जो 20% वाली लिमिट है ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर बताई है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर तो लिमिट कुछ और होती है, वो कितना होती है 25% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक अब पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट नॉट लेस देन 25%। अदर देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए आ जाए तो उस ईयर के प्रॉफिट का एटलीस्ट 20%। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम, एक बार 5 मार्क्स का, एक बार ये, और ये तो 2018 में आया। उसके बाद में तो आया ही नहीं है इस चैप्टर से क्वेश्चन। मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ। 2018 के बाद में डायरेक्टली 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ बच्चों, आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये बोल रहे हैं एक एमकेआर लिमिटेड नाम की बैंकिंग कंपनी है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडिया में ये बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और उन्होंने अपने नेट प्रॉफिट का 15% रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया। सर्टेन, अब कितना ट्रांसफर किया, 15% ट्रांसफर किया। कहां पे ट्रांसफर किया, रिजर्व फंड में। उस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया, बोला कि ये तो आपने साहब गलत किया, हमारा कंपनी लॉ तो, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 17 तो ये बोलता है कि 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, आपने तो सिर्फ 15% किया है, आपने तो सिर्फ 15% किया है, तो आपने तो गलत कर दिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब आपको ये बताना है कि ये जो शेयर होल्डर्स ने बोला है कि ये 15% जो कंपनी ने रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया वो सही किया कि गलत किया, तो इसका तो आंसर आपको पता है। हाँ जी, शेयर होल्डर्स जो है वो सही बोल रहे हैं। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्शन जो है वो टेनेबल है, वो एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि 20% ट्रांसफर करना पड़ता है, ना कि 15%। हाँ, 20% से कम मतलब 15% अगर कंपनी ने ट्रांसफर किया तो वो वैलिड मान लिया जाएगा, अगर अगर उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दी। और वो कब देती है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन, जब उस कंपनी के रिजर्व फंड में ऑलरेडी इतना पैसा है जो उसकी पेड कैपिटल के इक्वल से जाता है। पहले वाले का आंसर तो ये लिखेंगे। सेकंड वाला बोल रहा है, सोचो अगर अगर कंपनी ने 15% ट्रांसफर ना करके 30% अगर ट्रांसफर किया होता, क्या आपका आंसर अलग होता? जी हाँ, अलग होता। उस केस में कंपनी ने सही किया, क्योंकि कम से कम 20% ट्रांसफर करना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कंपनी ने 20% से ज्यादा ट्रांसफर किया, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है चीज यहां तक? ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2018 में, सेम तरह का क्वेश्चन है। देखिए, एक एसके लिमिटेड नाम की बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया। कितना? 10%। शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्ट किया, बोला साहब ये तो आपने गलत कर दिया। तो कंपनी बोली, बैंकिंग कंपनी बोली कि देखिए हमें पता है 20% ट्रांसफर करना होता है, हमें पता है, लेकिन हमने 10% किया है। वो हमने इसलिए किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको एग्जम्पशन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको एग्जम्पशन दी। जब चेक किया गया तो पता चला कंपनी की पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, जबकि उनके फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 175 है, रिजर्व और शेयर प्रीमियम को जोड़कर। तो सोचो पेड अप कैपिटल जो है वो 200 करोड़ है और पहले से जो पैसा फंड में ट्रांसफर्ड है वो 175 करोड़ से।
जबकि मैंने बोला था आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन कब दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन तब दे सकती है जब फंड में कम से कम इतना पैसा हो जो पेड अप कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा, जबकि यहां कम है। पहला क्वेश्चन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी को जो एग्जम्पशन दी वो सही दी? नहीं, एग्जम्पशन गलत दी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस कंपनी ने 10% ट्रांसफर किया वो सही किया? नहीं, वो भी गलत किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन गलत दी है और इन्होंने भी गलत ट्रांसफर किया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही लिख के आना है, यही लिख के आना है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने ये टॉपिक पूरा समझ लिया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहां तक समझ लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट आगे। ये सिंपल सा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से पढ़ा देता हूं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग क्लास में भी एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी कि जब भी बैंक के पास में पैसा आता है, जब भी बैंक के पास में डिपॉजिट्स आते हैं, तो बैंक उस पूरे के पूरे डिपॉजिट को लोन या एडवांस की तरह लोगों को नहीं दे सकते, बल्कि उस पैसे में से जो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट आया है, बैंक को उसमें से कुछ रिजर्व में निकालना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR मैंने बताया था आपको। बस उसी के बारे में बात कर रहा है कि हर बैंकिंग कंपनी को, है ना, शेड्यूल्ड बैंक को क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पे करना पड़ता है, रिजर्व अपने मतलब RBI के पास में जमा करना है। किसके पास में? RBI के पास में। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके CMA का जो मॉड्यूल है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि कितना ट्रांसफर करेगा CRR के नाम पे, कम से कम 3%, एटलीस्ट 3%। और प्रेजेंट में रेट क्या चल रही है? प्रेजेंट में रेट चल रही है 4%। क्लियर है? तो दोनों केसेस में हमारा प्रोविजन तो सही बैठ रहा है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि सेक्शन 18 के हिसाब से हर शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनी को अपनी जो उसकी जो टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है ना, अब बच्चों ये मत बोलना कि सर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज भी समझाओ, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और एक्चुअली में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये शब्द जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है ना, इसको समझाने में 2-3 क्लास चली जाती, पर वो आपके काम का नहीं है। आप इतना समझ लो, हर शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनी को अपनी टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का कम से कम एटलीस्ट 3% CRR के नाम पे RBI के पास में डिपॉजिट करना होता है, या किसी दूसरे बैंक में अगर RBI परमिट करे, अदरवाइज RBI के पास। करंट रेट 4% चल रही है, ये आपके लिए मैंने बताया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आ जाता है नेक्स्ट, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। सेक्शन 19 ये बोलता है, मैं एक ही लाइन में आपको समझा देता हूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी कोई सब्सिडरी नहीं बना सकती या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। दोबारा से बोल रहा हूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी कोई सब्सिडरी नहीं बना सकती या किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सर एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए HDFC बैंकिंग कंपनी है, HDFC बैंकिंग कंपनी है और वो एक कपड़ा बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाना चाहती है, नहीं बना सकती। सर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती, नहीं कर सकती। सर रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती, नहीं कर सकती। सर एक बैंकिंग कंपनी है ICICI, सर वो सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहती है और वो सब्सिडरी कंपनी भी बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगी, हाँ वो कर सकती। सर अभी तो मना कर रहे थे यार आप, कोई बैंकिंग कंपनी अपनी कोई भी सब्सिडरी नहीं बना सकती या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अगर वो दूसरी कंपनी या वो सब्सिडरी कंपनी कोई दूसरा बिजनेस कर रही है।
अगर एक बैंकिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी बना रही है और सब्सिडरी के अंदर भी बैंकिंग बिजनेस कर रही है या बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रही है, उसके जुड़ा हुआ इंसिडेंटल एडिशन वाला बिजनेस कर रही है, तो कर सकती है। या बैंकिंग कंपनी किसी दूसरी बैंक ऐसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसी कंपनी सब्सिडरी, एक बैंकिंग कंपनी अपनी ऐसी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती जो नॉन बैंकिंग सर्विसेज दे रही है या नॉन बैंकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सिंपल सी बात सेक्शन 19 बोलता है। जो मैंने आपको बोला वो टोटल बात ये बोलता है घुमा। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया। अभी तक हमने सेक्शन 15 पढ़ लिया, सेक्शन 17, 18, 19 ये पढ़ लिए। आगे चलते अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है सेक्शन 20। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा। देखिए सेक्शन 20 ये बोलता है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात समझा देता हूं। कोई भी, आपको पता है कि एक बैंक या बैंकिंग कंपनी बोल लो, उसका मेन काम क्या होता है? लोन देना, एडवांसेस देना, लोन देना और उस पर इंटरेस्ट कमाना। यही बैंक का एक मेन बिजनेस, एक धंधा होता है। लेकिन कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसी किसी कंपनी को, ऐसी किसी फर्म को या ऐसे किसी रिलेटेड पर्सन को लोन नहीं देगी जिसमें उस बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर, बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर है या इसका पार्टनर है या इसका रिलेटेड। सेक्शन 20 रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि एक बैंकिंग कंपनी कोई भी लोन अगर प्रोवाइड कर रही है तो अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, या ऐसी किसी फर्म जिसमें वो बंदा डायरेक्टर रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है ना, ऐसे, या फिर सपोज करो ऐसे किसी बंदे को लोन नहीं देगी जिसके ब्याह पर उस बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर गारंटी ले रहा है, वो बोल रहा है मेरे देखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं एक बात समझ गया कि कोई भी बैंकिंग, हर बैंकिंग कंपनी लोन देती है, ये उसका बिजनेस होता है। आप बोल रहे हैं कि सर कोई एक बैंकिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, या ऐसी किसी कंपनी में लोन नहीं देगी जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, या फर्म में लोन नहीं देगी जहां डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, या ऐसे किसी पर्सन को लोन नहीं देगी जो रिलेटेड है उस डायरेक्टर का, या ऐसे किसी पर्सन को लोन नहीं देगी जिसकी गारंटी खुद उस बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर दे रहा है। ठीक है, पर पर सर हमने एक जगह पर पढ़ा है, कंपनी लॉ में ही पढ़ा है और एक दूसरे सब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा है कि बैंकिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है अगर अगर वो डायरेक्टर इस वजह से लोन नहीं ले रहा है कि मैं इस बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे कौन मना कर देगा, मेरी तो चलती है यहां पर, मेरी बात के तो एक दम है, इस वजह से नहीं ले रहा है। बल्कि वो एक नॉर्मल पर्सन, जैसे उस बैंक से हर कोई एक बाहर का आदमी नॉर्मली आता है, हाथ जोड़ के बोलता है मुझे लोन दे दो भैया। अगर डायरेक्टर सेम उसी तरह से आ रहा है, अपने डायरेक्टर वाली पोजीशन का फायदा नहीं उठा रहा है, या उसको लोन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो डायरेक्टर है ना, बैंक इसलिए लोन दे रहा है क्योंकि उसका काम है लोन देना, और वो डायरेक्टर उसके लिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल आदमी है जो रोड पे आपकी मेरी तरह ऑर्डिनरी कोर्स में लोन दिया जा रहा है उसको, ऑर्डिनरी बिजनेस सेंस में उसको लोन दिया जा रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में। और दूसरी बात, जो उसको लोन दिया जा रहा है उस पर वही इंटरेस्ट रेट चार्ज करी जा रही है जो बाहर से करी जा रही है, उससे उतनी ही सिक्योरिटी ली जा रही है जितनी बाहर से ली जा रही है, तो दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। यहां तक बात समझ में। दूसरी बात, कोई भी बैंक खुद अपने शेयर्स पर लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी बैंक है, उसका एक डायरेक्टर है, वो नॉर्मली लोन लेने आया बैंक के पास, बैंक बोला लोन दे देंगे, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक नॉर्मल पर्सन की तरह आई हो, बट सिक्योरिटी क्या रखोगे, मेरे पास गिरवी क्या रखोगे अगर मैं तुम्हें लोन दूं। वो डायरेक्टर बोला आपकी कंपनी, आपने जो अपने शेयर्स मुझे इशू किए थे उन्हीं शेयर्स को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ ना, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयर्स को ही गिरवी रख के उन पे लोन प्रोवाइड नहीं। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही, क्लियर ये चीज यहां तक? अच्छा, दूसरी बात, स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मैं आपके ये अभी तक 2 पॉइंट समझ गया, इजी है, आपने सताया मैं समझ गया, बट सर एक बात बताओ,
बैंकिंग कंपनीज के लोन प्रोवाइड करना या उनके एडवांसेस देना, इनके ऊपर रूल्स बनाने की पावर किसके पास में? आरबीआई। आरबीआई के पास में पावर है। आरबीआई डिसाइड करता है कि कोई भी बैंक अगर लोन देगा तो कैसे देगा, क्यों देगा। पहली बात तो लोन क्यों देगा, किस पर्पस, किन किन पर्पस के लिए लोन दे सकता है। आज अगर मैं एक बैंक के पास में जाऊं, मैं एसबीआई के पास में, एचडीएफसी के पास में, पीएनबी, किसी भी बैंक के पास में जाकर बोलता हूं सर मुझे लोन दे दो, बैंक बोलेगा क्यों? सर होम लोन दे दो। हाँ होम लोन ठीक है, आरबीआई ने अप्रूव करा है कि एक इंसान अपना घर बनाना चाहता है, पैसा दे दो लोन पे। या सर मुझे बिजनेस चलाना है सर मेरा, इसलिए लोन दे दो, बिजनेस लोन भी अप्रूव है, ठीक है मिल जाएगा। सर पर्सनल लोन दे दो, क्या करोगे उस पैसे का? सर बिजनेस में यूज लूंगा या कार खरीदूंगा, कार लोन है सर, बाइक लोन है सर, मोबाइल एप्पल आईफोन खरीदना है सर। ये तो अप्रूव्ड है, ये तो आरबीआई ने अप्रूव्ड कर दिया है। सोचिए अगर मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला साहब लोन दे दो, बैंक बोला किस लिए? तो सर 3-4 ना AK-47 खरीदनी है और डाका डालना है सर एक ज्वेलरी की शॉप में। ये तो गलत है, ये तो आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया। या फिर मैं गया तो साहब बैंक के पास, बोला कि लोन दे दीजिए मुझे। बोला क्या करेंगे आप लोन के पैसे का? मैंने कहा मैं क्रिकेट पे बैटिंग सट्टा लगाऊंगा। ये तो गलत है, ये नहीं कर सकते आप। तो यही बात है बच्चे कि किस किस पर्पज के लिए लोन दिया जा सकता है, ये आरबीआई डिसाइड। कितने मार्जिन पे लोन दिया जाएगा, है ना, कितनी इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए, कितना मैक्सिमम अमाउंट दिया जाए, एक सिंगल पार्टी को मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, ये सब चीजें डिसाइड करने की पावर आरबीआई के पास। तो बच्चों अभी तक हमने सेक्शन 20 एंड 21 के अंदर क्या पढ़ा, रिवाइज कर देता हूं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक मैंने आपको बताया, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को या उससे रिलेटेड किसी भी फर्म, पर्सन या जिसके व्याप पे वो डायरेक्टर गारंटी दे रहा है उसको लोन नहीं देगी। डायरेक्टर को लोन दे देगी, ये एक अदर चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन ले रहा है, सिंपल मैन, कॉमन मैन की तरह। दूसरा, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन नहीं देगी। थर्ड चीज, आरबीआई के पास में पावर होती है किसी भी बैंक के लिए लोन और एडवांस की रेगुलेशंस को डिसाइड करना। वो बताएगी किस किस पर्पस के लिए लोन दिया जा सकता है, कितने मार्जिन पे, कितनी इंटरेस्ट रेट पे, और एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना मैक्सिमम अमाउंट, इंडिविजुअल को, कमर्शियल को कैसे कैसे कितना दिया जा सकता है। सेम चीज बच्चे देखो यहाँ पर आई हुई कि आरबीआई जो है वो किस तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, ये पूरा लिखकर आना है। सेम चीज यहाँ पे दोबारा आई है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन। सोचिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बच्चों, दो दो बार, दो दो अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आया है, सिंपल। चलिए चलते हैं अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट, और देखिए एक और बार आया हुआ है, ये भी 4 मार्क्स का आया, 3 बार क्वेश्चन आया। बैंकिंग कंपनी अगर लोन देगी तो क्या रेस्ट्रिक्शंस है? रेस्ट्रिक्शंस है कि अपने डायरेक्टर को या उससे रिलेटेड पर्सन को नहीं देगी, अपने इक्विटी, अपने शेयर्स पर नहीं प्रोवाइड करेगी। सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्शन 22। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के, हम पूरा मॉड्यूल कवर करते हुए चल रहे हैं, सीएमए फाइनल का पूरा मॉड्यूल भी कवर हो रहा है हमारा, प्लस साथ में स्कैनर भी सॉल्व हो रहा है। तो ये जो आप अभी क्लासेस पढ़ रहे हो ना, आप ये समझ लो ये कंप्लीट है बच्चों, इसमें पूरा मॉड्यूल कवर है, एक सिंगल टॉपिक नहीं छूटा, प्लस स्कैनर भी साथ में सॉल्व, लेटेस्ट स्कैनर 2022 जून तक के आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। उसके आगे जो है वो आएंगे जब अपडेट कर दिए जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? आता है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर आप नई बैंकिंग कंपनी ओपन कर रहे हो, अगर आप ओपन करना चाहते हो एक बैंकिंग कंपनी, तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो सपोज कीजिए आज मैं मोहित बंसल, मैं सोच रहा हूँ एक बैंकिंग कंपनी स्टार्ट कर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले मुझे आरबीआई के पास में जाकर लाइसेंस लेना। अब लाइसेंस कैसे मिलेगा मुझको? मैं आरबीआई के पास में पहले एप्लीकेशन लगा। अब आरबीआई क्या क्या चीजें चेक करेगा? मैंने तो एप्लीकेशन लगा दी आरबीआई के पास,
कि साहब मुझे एक बैंकिंग कंपनी ओपन करनी है और आप प्लीज मुझे इसके लाइसेंस की अप्रूवल दे दो जिससे मैं बैंकिंग कंपनी ओपन कर लूं। लेकिन आरबीआई ऐसे थोड़ी ना हर किसी को लाइसेंस बांटता फिरेगा कि हाँ जाओ जाओ बैंक ओपन कर लो। बैंक ओपन कर रहे हो भाई आप, तो आरबीआई बहुत सारी चीजें चेक करता है। अब वो क्या है, अब हम देखें। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा बैंकिंग कंपनी ओपन नहीं कर सकता अनटिल जब तक उसके पास में आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। और लाइसेंस देने से पहले आरबीआई जो है उस क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी तो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक बनने से पहले आपको एक कंपनी खोलनी पड़ती है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। एक नॉर्मल कंपनी तो वो ऑलरेडी है, अब आप उसे बैंकिंग में लाना चाहते हैं तो आरबीआई आपको लाइसेंस दे उससे पहले चेक करेगा आपकी उस कंपनी के बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा। और क्या क्या चीजें इंस्पेक्ट करेगा, वो ये देखेगा कि आपकी जो कंपनी है उसके जितने भी ड्यूज हैं, पैसा जो अभी आपको पे करना है, क्या आपके पास में इतना इनफ पैसा है कि आप अपने प्रेजेंट जो है उनको पे कर सकते हो और फ्यूचर में जो डिपॉजिटर्स है उनको पे कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कंगाल हो और बैंक बनने आ गए तो आप। दूसरा, ये चेक करेगा कि आप जब बैंक की तरह काम करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि पब्लिक के अगेंस्ट में काम करोगे, डेट्रीमेंटल उनके खिलाफ जाकर काम करोगे, नहीं, उनके इंटरेस्ट में काम करना है, उनके फायदे के लिए काम करना है, लॉ को फुलफिल करते हुए काम। तो याद रखें, अगर आप अपनी कंपनी को बैंकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आरबीआई लाइसेंस ऐसे ही नहीं बांटता फिरता है। आरबीआई आपको लाइसेंस तब देगा जब आरबीआई आपकी कंपनी जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है उसके बुक्स को इंस्पेक्ट कर लेगा। और आरबीआई जब इंस्पेक्ट करेगा तो क्या बुक्स में क्या चीज चेक करेगा, आरबीआई चेक करेगा कि आपके जो प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स हैं क्या आप उनको अपना पेमेंट दे पाएंगे, रीपेमेंट कर पाएंगे। आप अगर आपको लाइसेंस दे दिया जाए, आप बैंक की तरह काम करने लग जाए, आप पब्लिक के खिलाफ तो काम नहीं करेंगे, उनके फेवर में काम करेंगे, उनके डेट्रीमेंटल तो नहीं चले जाएंगे, उनके अधिकारों के खिलाफ तो काम नहीं करेंगे। आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करके काम करेंगे, आप लॉ के अगेंस्ट में तो नहीं जाएंगे। इन सब चीजों को चेक करेगा आरबीआई, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आरबीआई को लगेगा अरे ये तो एकदम सही से काम करेंगे, इनको तो अप्रूवल दे देनी चाहिए, तो वो अप्रूवल दे देगा, लाइसेंस दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन सर मुझको एक बात बताओ, जो इतने सारे बैंक्स होते हैं उसमें सर एक रीजनल रूरल बैंक होता है, रीजनल एरिया का बैंक होता है, वो रूरल बैंक एरिया का, गांव का, कस्बे का बैंक होता है। वो तो सर अपना एक सेपरेट एक्ट लेकर चलता है, वो उसमें रजिस्टर्ड होता है। हाँ, तो उसके लिए तो आपको उसमें रजिस्टर्ड होना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होना। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स जो है उनको अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड होना है, वहां के प्रोविजन देख रहे हैं, क्योंकि वो छोटे से कस्बे या गांव में खुला हुआ है, बहुत छोटे लोगों को एड्रेस कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं अदर बैंक्स की। अगर आप अपनी कंपनी को बैंकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं उसे बैंकिंग कंपनी बनाना चाहता था, मैंने आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगाई। सर आरबीआई ने मेरे कंपनी के बुक्स को इंस्पेक्ट किया, उसने चेक किया कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पेमेंट दे देंगे, हम पब्लिक के फेवर में काम करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशंस को फुलफिल करेंगे, और आरबीआई ने मुझे लाइसेंस दे दिया सर, अब मेरी कंपनी बैंकिंग कंपनी बन चुकी। लेकिन जब आरबीआई ने मुझे लाइसेंस दिया था ना सर, तो आरबीआई ने मुझसे बोला था कि मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हमेशा फॉलो करना है। मुझसे बोला था कि मुझे पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करना है। मुझसे बोला था कि मैं लॉ के अगेंस्ट में जाकर काम नहीं कर सकता। सर सपोज कीजिए अगर मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो नहीं किया, मेरी बैंकिंग कंपनी ने, या पब्लिक के अगेंस्ट काम किया, तो भैया आरबीआई आपसे कैंसिल कर लेगा, आरबीआई आपके लाइसेंस को कैंसिल कर। सर सपोज कीजिए कि अगर आरबीआई ने किसी बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, लेकिन वो बैंकिंग कंपनी ये बोलती है आरबीआई ने गलत किया, बैंकिंग कंपनी ये बोलती है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो, आरबीआई ने मेरा लाइसेंस कैंसिल करके बहुत गलत काम किया, तो
हाँ तो ठीक है ना, आप सेंट्रल वो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील लगा देगा 30 दिन। जिस दिन आरबीआई ने आपका लाइसेंस कैंसिल किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाकर अपील कर दो। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर आया वो फाइनल है, चाहे से वो उस बैंक के फेवर में आया चाहे से बैंक के अगेंस्ट में आया, वो फाइनल है बस। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक मुझको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, पूरा मॉड्यूल हमारा क्लियर होता हुआ चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में होते हुए चल रहे हैं, कंप्लीट कोर्स होता हुआ सब समझ आ गया। सर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, इजी सा है। कंट्रोल ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू बिजनेस। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए एक बैंक और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, काम कर रहा है, अब वो अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहता है या अपना एड्रेस चेंज कर रहा है, हाँ तो कर सकता है आरबीआई की अप्रूवल। कोई भी अगर करना चाहता है तो उसे आरबीआई के अप्रूवल, अगर वो नया प्लेस ऑफ बिजनेस ले रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे आरबीआई, लेकिन उसके लिए बच्चों उसे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए उसे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोला मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। आप फिर से ये बोलना चाहते हो कि अगर कोई भी बैंक अपनी नई ब्रांच ओपन करना चाहता है या फिर अपना कोई बैंक है वो अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर अगर वो बैंक एड्रेस चेंज कर रहा है लेकिन सर सेम सिटी टाउन या विलेज में कर रहा है और टेम्पररी टाइम के लिए कर रहा है या फिर टेम्पररी टाइम के लिए कर रहा है, 1 महीने के लिए कर रहा है, सेम सिटी, हाँ तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल नहीं है। मैंने आपसे बोला अगर बैंक अपना नया बिजनेस मतलब नया एड्रेस नया प्लेस ऑफ बिजनेस तय कर रहा है, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो नया प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सेम सिटी टाउन या विलेज में है या टेम्पररी टाइम 1 महीने के, तो उस केस में उसे आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी, क्योंकि वो उस सिटी में पहले से बिजनेस कर रहा है, उसने अपना एक और नया ले लिया है, तो उसको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं आगे बच्चों, दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बोला था बैंक के पास में जब पब्लिक से डिपॉजिट आता है तो बैंक उस पूरे डिपॉजिटेड अमाउंट को लोन की तरह नहीं पे कर सकता, बल्कि उसका कुछ पैसा उसे सीआरआर के नाम पे रिजर्व में डालना पड़ता है और कुछ पैसा उसे एसएलआर के नाम पे रिजर्व में डालना पड़ता है। मैं अब इस चैप्टर की पहली क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये क्यों निकाला जाता है, मैंने ये भी बताया था। ये इसलिए निकाला जाता है, कल को अगर पब्लिक आई बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने और बैंक के पास पैसा नहीं हुआ, तो फिर वो इस रिजर्व जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसमें से उनको पैसा दे देगी कि आप अपना पैसा लेके चले जाइए, रिजर्व के तौर पर निकाला जा रहा है। ये कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, किसी भी तरह की फॉर्म में रखा जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है, अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपके सीएमए मॉड्यूल के अंदर ये लिखा है और इसमें अब कोई अमेंडमेंट भी नहीं बताया आपके सीएमए इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के अंदर ये लिखा है कि वो एसएलआर जो होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो कितना रिजर्व में निकालना पड़ेगा, नॉट लेस देन 25%। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं करंट रेट 18% है, क्योंकि आरबीआई ने ये रेट चेंज कर दिया। अगर ये एग्जाम में हालांकि आया नहीं है, आ जाता है क्वेश्चन, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों आपके मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है और उसके लिए अमेंडमेंट भी अभी तक नहीं आया, उसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन 25%, जबकि एक्चुअल करंट रेट 18% है। आप ये दोनों लिखकर आओगे, आप लिखकर आओगे नॉट लेस देन 25%, लेकिन फिर नीचे लिखकर आओगे बट एक्चुअली इन करंट सिनेरियो एसएलआर रेट इज 18%। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने आज अपने इस चैप्टर के ये टॉपिक्स कंप्लीट किए। बाकी के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स आप ये क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और आप हमारी क्लासेस परचेज करना चाहते हैं
तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमारी क्लासेस नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है आपको ऐप का, वेबसाइट का सब। या फिर आप चाहे तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड करें क्लासेस नोट्स को देखें। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, उसमें आपको हमें तो हमारा कंप्लीट सिलेबस मिलता है, क्लासेस मिलेंगी, स्कैनर सॉल्व कराया जाता है क्लास में, आपने देखा। एमसीक्यू की क्लासेस और नोट्स आपको मिलेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे ऑल ओवर इंडिया, सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी मिलते हैं आपको, और बच्चे रेगुलर टेस्ट होते हैं। क्लियर है चीज? तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहे परचेज करना तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।